सभी को नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके। अभी हम व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो व्यक्तित्व हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारे व्यक्तित्व मापन की विधियां ये टॉपिक रह गया है। इस टॉपिक में हम व्यक्तित्व के अर्थ, परिभाषाएं, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रमुख सिद्धांत यहाँ तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां और ये टॉपिक हमारा 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले इस बात पर विचार करें। तो किसी भी व्यक्ति या बालक के गुणों की जांच करना है, उसकी परख करना है कि वो ईमानदार है अपने कार्य के प्रति कि नहीं है, तो इसके लिए व्यक्तित्व की माप की जाती है और उसके गुणों की परख की जाती है। तत्पश्चात उसे जो है विकास के लिए पढ़ाया जाता है या शिक्षा दी जाती है। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उनके अपन चर्चा करें तो विधियां प्रमुख रूप से 3 प्रकार की विधियां रहती हैं। पहली विधि आत्मनिष्ठ विधि अपन कह सकते हैं, या आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं। दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं और तीसरी प्रक्षेपी विधियां होती हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आत्मनिष्ठ विधियों से आशय रहता है कि जब हम एक बार में एक ही व्यक्ति या बालक का या उसके व्यक्तित्व का मापन कर पाएँ, या एक बार में एक ही बालक के व्यक्तित्व का मापन संभव हो, ऐसी विधि है तो वह आत्मनिष्ठ विधि कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में हम कहें कि वह कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ होती है, तो वस्तुनिष्ठ विधि वह विधि होती है जिसमें एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों का मापन या व्यक्तित्व के मापन संभव हो, तो ऐसी विधि वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। इसके अलावा प्रक्षेपी विधियां भी हैं। बालक या व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करना ताकि उसके अचेतन मन की या उसके अंतर मन की जो बातें हैं वो निकल के सामने आए और उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह सामने आए, तो ऐसी विधियों को प्रक्षेपी विधियां भी कहते हैं। तो पहले हम जो प्रमुख प्रमुख आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियां हैं उनको देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रक्षेपी विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रश्नावली विधि के बारे में। नंबर 1, प्रश्नावली विधि के बारे में। तो दरअसल प्रश्नावली विधि क्या होती है? सिंपल विधि है। प्रश्नों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नावली विधि कहते हैं। तो प्रश्नावली विधि में क्या होता है? प्रश्नों का समूह होता है, प्रश्नों का समूह। जैसे अपन कहते हैं ना साक्षात्कार, तो साक्षात्कार का जो औपचारिक रूप होता है वो क्या होता है? प्रश्नावली रूप में हमारे सामने होता है। इस विधि को, क्योंकि ये विधि लिखित में रहती है, तो इसको कागज पेंसिल विधि, कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। ये पूछा जाए कि प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम क्या है, तो कागज पेंसिल विधि। इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। इसके बाद
ये पूछा जाता है कि प्रश्नावली होती कितने प्रकार की है, तो प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। चारों को अपन देखते हैं। ए, बंद प्रश्नावली, बी, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सी, सचित्र प्रश्नावली, और डी, मिश्रित प्रश्नावली। बहुत सिंपल है साथियों। बंद प्रश्नावली से ऐसा होता है जिसमें प्रश्न दिया रहता है और उसके सामने उत्तर जो है हाँ या नहीं में से आपको टिक करना पड़ता है। बंद प्रश्नावली क्या है? जो प्रश्न दिया हुआ है हाँ या नहीं आपको टिक करना है। तो ऐसी जो प्रश्नावली होती है उसको क्या कहते हैं? बंद प्रश्नावली कहते हैं। खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली से ऐसे है, आप ये मानिए कि आपको प्रश्न मिलता है और आपको खुलकर अपने विचार व्यक्त करने यानी खुलकर उत्तर लिखना है, तो ऐसी प्रश्नावली खुली प्रश्नावली कहलाती है। सचित्र प्रश्नावली, इससे ऐसा है कि प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र दिए रहते हैं और उनमें से जो है उत्तर फाइनल करना होता है, तो ये सचित्र प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली, ये तीनों जो प्रश्नावलियाँ होती हैं तीनों के प्रश्नों का मिश्रण होता है, तो वह जो है मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली के माध्यम से भी उसके जो उत्तर मिलते हैं उनके माध्यम से भी व्यक्तित्व की जो है माप हो जाती है। प्रश्नावली विधि से एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि इस प्रश्नावली विधि का जो निर्माण है या सर्वप्रथम प्रश्नावली किसने तैयार की थी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है विलियम वुडवर्थ प्रश्नावली तैयार करने वाले प्रथम पर्सन थे, प्रथम वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद नेक्स्ट विधि अपन देखते हैं जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि। जीवन इतिहास या जीवन गाथा विधि, जीवन इतिहास या जीवन गाथा विधि। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि आधुनिक समय में इस विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। वैसे तो जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि एक प्राचीन विधि है और पुराने समय से इसका प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान में या आधुनिक युग में इस विधि का जो जन्मदाता है वो टाइडमैन को माना जाता है। टाइडमैन। तो ये जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? टाइडमैन। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्या है इस विधि में? तो इस विधि की जो खास बातें हैं, पहली खास बात है कि अपराधी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कैसे बालकों का? अपराधी बालकों का। अगर अपराधी किस्म के बालक के व्यक्तित्व की पहचान करनी है तो क्या है? उसका जीवन इतिहास जाना जाएगा। उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो हिस्ट्री है, पिछला रिकॉर्ड है, वो अगर पता कर लिया जाए किसी व्यक्ति का तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो अपराधी अगर कोई बालक है या नहीं इसका पता कैसे लगाते हैं? उसके जीवन इतिहास के बारे में जान करके पता लगाते हैं। और यह एक उपयोगी विधि मानी जाती है क्योंकि इस विधि का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है अपराध के कारणों का पता लगाना। यानी ये विधि कैसी विधि है? एक निदानात्मक विधि है। निदानात्मक विधि है। भाई अपराध के कारणों का अगर पता चल जाएगा तो उनका उपचार किया जाएगा, उन कारणों को समाप्त किया जाएगा। तो अपराध के कारण पता चलती है इस विधि के माध्यम से, इसलिए इसे निदानात्मक विधि भी कहते हैं, क्योंकि अगर कारण पता चल जाएंगे तो समस्या का समाधान भी होगा, निदान भी होगा। इस विधि में करते क्या है? तो इस विधि में अगर किसी बालक के बारे में उसके
व्यवहार के बारे में पता करना है तो उसके जो माता पिता हैं या उसके जो आस पड़ोस के रहने वाले सगे संबंधी जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे क्या है, उसके बालक के बारे में या उसका इतिहास के बारे में पूछा जाता है और उसके बारे में पता किया जाता है। किसी बालक के व्यवहार में विलक्षणता होने पर भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। कोई बालक में विलक्षण दिख रहा है, कुछ स्पेशल अलग से दिख रहा है, तो भी उस बालक के जो व्यवहार है उसमें ऐसा क्यों है, तो इसका पता लगाने के लिए भी जो है उसकी बैकग्राउंड या बैक हिस्ट्री है या उसकी जीवन गाथा है या जो उसका जीवन इतिहास है उसका पता किया जाता है। इस विधि से किसी की जाति के बारे में, किसी के धर्म और वंश के बारे में भी इस विधि के माध्यम से जाना जा सकता है कि किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें भी अगर किसी व्यक्ति का जो बैक हिस्ट्री है या जीवन गाथा है उसको पता किया जाए तो उस व्यक्ति की जाति, धर्म, वंश, लिंग, वंश इनके बारे में भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जीवन गाथा विधि है या जीवन इतिहास विधि है जो कि वर्तमान में टाइडमैन ने दी है, ये काफ़ी उपयोगी विधि मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड। देखिए, इंटर का मतलब क्या होता है, आंतरिक, और व्यू का अर्थ है अवलोकन। किसी व्यक्ति का आंतरिक, उसके मन में क्या चल रहा है, इसका अवलोकन करना है। तो जो इंटरव्यू मेथड है या जो साक्षात्कार विधि है, ये एक उपयोगी विधि मानी जाती है। क्या होता है साक्षात्कार में, हम सब लोग जानते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, क्योंकि आमतौर पर जो भर्तियां होती हैं या किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए चयनित करना होता है तो इंटरव्यू जो मेथड है या साक्षात्कार विधि है ये काफ़ी उपयोग में लाई जाती है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, दो व्यक्तियों का आमने सामने होना जरूरी होता है। तो यह व्यक्तिगत मापन की देखा जाए एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि भी है। इस विधि में समय सीमा व प्रश्न ये निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इंटरव्यू का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये 2 मिनट का भी हो सकता है, ये 15 मिनट का भी हो सकता है, घंटे भर का भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि इंटरव्यू मेथड में या साक्षात्कार विधि में समय सीमा और प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं होती है। समय सीमा और प्रश्न निश्चित नहीं होते। समय सीमा व प्रश्न ये जो है संख्या इनकी क्लियर नहीं रहती है। दरअसल साक्षात्कार में व्यक्ति के सिर्फ ज्ञान की परख ही नहीं की जाती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो शारीरिक भाषा है, उसका जो व्यक्तित्व है, इन सब की परख भी की जाती है। तो देखते हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों का प्रभाव रहता है। व्यक्तित्व में प्रभाव, देखिए एक इंटरव्यू लेने वाला किन आधारों पर अंक देता है या नंबर देता है, उन चीज़ों को अपन देखें तो जो बॉडी लैंग्वेज रहती है, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर भी कम से कम 55% मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। एक्सपर्ट ऐसा सोचते हैं। साथ ही इसके अभिव्यक्ति, उसने अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति के आधार पर भी लगभग 38%। और रही बात साक्षात्कार में उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, यानी साक्षात्कार में शब्दों का प्रयोग,
शब्दों का प्रयोग, इस आधार पर 60% मूल्यांकन। ऑल ओवर या 100% इस प्रकार से पूरा होता है। तो ये साक्षात्कार विधि है। काफी उपयोगी मानी जाती है। जॉन डार्ले ने एक परिभाषा भी इसके बारे में दी है, उसको देखते हैं। जॉन डार्ले, इंटरव्यू के संबंध में जॉन डार्ले की परिभाषा क्या कहती है? साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार क्या है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। कैसा वार्तालाप है? जिसका कोई उद्देश्य है। तो साक्षात्कार को उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप बताने वाले विद्वान कौन है? जॉन डार्ले, या इनका पूर्ण नाम है जॉन डी डार्ले। नेक्स्ट विधि इसके बाद देखते हैं। क्रिया परीक्षण विधि। क्रिया परीक्षण विधि या निष्पादन परीक्षण भी इसको बोलते हैं। निष्पादन परीक्षण, क्रिया परीक्षण विधि या निष्पादन परीक्षण विधि। देखिए, इस विधि का जो निर्माण है हार्टसॉन एवं मे, ये विद्वान का नाम है, दो हैं, हार्टसॉन और मे। क्रिया परीक्षण विधि या निष्पादन परीक्षण विधि का जो निर्माण है या इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम क्या है? हार्टसॉन और मे इनके नाम है। यह वैयक्तिक विभिन्नताओं के मापन हेतु एक व्यावहारिक विधि है। वैयक्तिक विभिन्नता, भाई प्रत्येक व्यक्ति समान तो होते नहीं, उनमें व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता को मापने के लिए ये जो क्रिया परीक्षण विधि है इसको एक व्यावहारिक विधि माना जाता है। अब ये क्रिया परीक्षण या निष्पादन परीक्षण होता कैसे है? देखिए, एक बार प्रयोग किया था मे और हार्टसन का जो प्रयोग है उसके बारे में आप सुन लीजिए, तो क्रिया परीक्षण या निष्पादन परीक्षण के बारे में आप जान जाएंगे। क्या प्रयोग था? जैसे छोटे छोटे बच्चों की क्लास थी, हार्टसन और मे ने क्या किया, उन छोटे बच्चों के लिए इमला बोला, या यूं कहें एक इबारत टाइप से उनके लिए बोली, एक पूरा पैरा टाइप से उनके लिए बोला। और बोलने के बाद उनकी जो कॉपियां थी बच्चों की, वो बच्चों से जमा कराई गई, क्योंकि जो बोला गया था उसे कॉपियों में बच्चों ने लिखा था, लिखने के लिए बोला था। उन कॉपियों को जमा करने के बाद उसकी जो गलतियां थी, उस पैरा में जो गलतियां थी उनको गुप्त रूप से नोट कर लिया गया था। उसके बाद कॉपियों को बच्चों को वापस कर दिया गया। फिर वो सारी जो गलतियां या ये कहें जो पूरा पैरा था उसको पूरा बोर्ड पर लिख दिया गया था, श्याम पट्ट पर लिख दिया गया। और लिखने के बाद बच्चों से कहा गया कि अपनी गलतियों को टिक कर लो या मार्क कर लो। तो कुछ ने तो अपनी गलतियों को टिक कर लिया, मार्क कर लिया, और कुछ ने अपनी गलतियों को धीरे से जो है सुधार लिया, मार्क नहीं किया, यानी गलती को छुपा लिया। अब किस बालक ने क्या गलती की है ये तो पहले ही गुप्त रूप से नोट कर लिया गया। तो बाद में किसने तो वास्तव में गलती को मार्क किया, नोट किया या उसको अंडरगोला किया,
और किसने गलती को जो है छुपा लिया। इस प्रकार के बालकों की पहचान जो है हो गई। तो क्रिया परीक्षण के द्वारा या निष्पादन परीक्षण माने कार्य करके, कार्य करवा के देखा जाए और उस कार्य के दौरान वो किस प्रकार से निष्पादन कर रहा है, किस प्रकार से कार्य को कर रहा है, उससे उस बालक के व्यवहार का या उसके जो गुण हैं उनका पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हॉटसन और मे ने क्रिया परीक्षण विधि या निष्पादन परीक्षण विधि का प्रयोग किया और यह भी व्यक्तित्व मापन की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट विधि है परिस्थिति परीक्षण विधि। कौन सी विधि है? परिस्थिति परीक्षण विधि। तो इसमें क्या रहता है कि जो परिस्थिति परीक्षण विधि है यह भी निष्पादन विधि के ही समान है। इस विधि में क्या करते हैं, व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या उसके किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। ये विधि भी लगभग निष्पादन परीक्षण जैसी है और इस विधि के जो अनेक उदाहरण हैं वो भी मे और हॉटसन ने दिए थे। तो हॉटसन की एक पुस्तक थी स्टडीज ऑफ डिसीट। पुस्तक नाम क्या? स्टडीज स्टडी ऑफ डिसीट। इस पुस्तक में अनेक उदाहरण दिए हैं किसके? परिस्थिति परीक्षण विधि के। और उन्होंने इस विधि का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया था? मे और हॉटसन ने बालक के ईमानदारी के गुण की जांच करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। देखिए कैसे जांच की उन्होंने इस विधि की, उनका प्रयोग है, मे एवं हॉटसन का प्रयोग है परिस्थिति परीक्षण विधि में, या इसके माध्यम से मे एवं हॉटसन ने क्या किया, बालकों की ईमानदारी के गुण का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया था। तो देखिए प्रयोग क्या है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे, छोटी कक्षा के बच्चे थे, उन सभी बच्चों को सिक्के दिए, मुद्रा या सिक्के दिए, और फिर उनसे क्या कहा गया, एक कमरे में अलग से बॉक्स या संदूक रख दिया और सभी बच्चों से कहा कि आप जो है एक एक करके सभी बच्चे जो सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों को आपको संदूक में या बॉक्स में डाल के आना है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया कि उन सिक्कों को उस बंदूक में, उस संदूक में या बॉक्स में डाल दिया, और कुछ बच्चों ने सिक्कों को संदूक में नहीं डाला। तो गिनने से ज्ञात हुआ कि सिक्के कुछ कम रह गए। तो किस बच्चे ने डाला, किस बच्चे ने नहीं डाला, इसको गुप्त रूप से देखा जा रहा था। तो कौन सा बच्चा ईमानदार है, कौन सा बच्चा ईमानदार नहीं है, इस प्रकार के जो परीक्षण हैं वो अगर बच्चे को परिस्थितियां पैदा करके उनका पता लगाया जाता है तो उसकी ईमानदारी गुण की जांच की जाती है। कहने का मतलब इस पूरी जो विधि का है सार रूप में अपन समझ सकते हैं कि मौका मिल जाए तो कुछ लोग चोरी कर लेते हैं। अगर कोई देख रहा है तो चोरी नहीं कर पा रहे, लेकिन चोरी करने का मौका दिया जाए, हालात पैदा की जाए कि हाँ चोरी कर सकता है, कोई नहीं देख रहा है, तो कुछ बच्चे जो वास्तव में ईमानदार होंगे वो कोई देखे या न देखे वो चोरी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर कोई नहीं देख रहा है, मौका मिल रहा है तो चोरी कर ली जाए। तो इस प्रकार कंडीशन या हालात या परिस्थितियां पैदा करके
किसी बच्चे के या व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन या उसकी ईमानदारी गुण का मापन किया जाता है, तो इस प्रकार की जो विधि है उसे परिस्थिति परीक्षण विधि या सिचुएशन टेस्ट मेथड कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है निर्धारण मापनी विधि। कौन सी विधि? निर्धारण मापनी विधि। निर्धारण मापनी विधि, यह भी व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। ये जो विधि है निर्धारण मापनी विधि, ये खास तौर से अपनी विश्वसनीयता और वैधता, विश्वसनीयता वैधता और सुगमता, विश्वसनीयता वैधता और सुगमता के कारण काफी अधिक प्रचलित इस विधि को माना जाता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन निर्धारण मापनी विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम क्या है? फ्रांसिस गाल्टन है। इस विधि में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए कुछ प्रश्न बनाते हैं और उस प्रश्न से वो बालक सहमत है या असहमत है या तटस्थ है, 3 विकल्प रूप में उसकी राय पूछी जाती है, सहमत, असहमत या कोई आंसर नहीं, तटस्थ। तो इस प्रकार से उस विषय या उस प्रश्न के संबंध में उस व्यक्ति की क्या सोच है, क्या राय है, उसका पता चल जाता है। तो इस प्रकार से उसके गुणों की माप हो जाती है। तो पहले से पूर्व निर्धारित प्रश्नों में सहमत, असहमत या तटस्थ वाले विकल्प का चयन करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उसके गुणों का पता लगाते हैं। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? निर्धारण मापनी विधि कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। यह विधि काफी विश्वसनीय रहती है, वैध रहती है, सुगम रहती है, क्योंकि प्रश्न निश्चित हैं और उत्तर भी पहले से पूर्व विकल्प रहते हैं। तो विधि काफी सुगम, वैध और विश्वसनीय मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी जिस प्रकार से निर्धारण मापनी विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन थे, ठीक इसी प्रकार से इस विधि लगभग ऐसी विधि है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो लुईस थर्स्टन है। कौन है? लुईस थर्स्टन। तो क्रम निर्धारण मापनी के प्रतिपादक कौन है? लुईस थर्स्टन है। इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों को क्रमानुसार रखते हैं। एक तरफ से उसके गुणों और अवगुणों को क्रमानुसार रखते हैं और व्यवहार के प्रमुख गुण को, उसका जो प्रमुख गुण होता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। इस विधि में व्यक्ति के या बालक के किसी विशेष गुण या विशेषक को मापने के लिए 5 पॉइंट स्केल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी विधि में 5 पॉइंट स्केल का प्रयोग किया जाता है? क्रम निर्धारण विधि में 5 पॉइंट स्केल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कहते हैं अनिल बहुत ईमानदार है, या ऐसे कहें अनिल सत्य बोलता है। इसको अपन ले लें, अनिल सत्य बोलता है। अब लोगों से इस बारे में राय ली जाए और 5 बिंदु रहें। पहला बिंदु, नंबर 1 हमेशा सत्य बोलता है। नंबर 2 कुछ लोग कहेंगे प्रायः या लगभग सत्य बोलता है, प्रायः सत्य बोलता है। कुछ लोग कहेंगे कि कभी कभी सत्य बोलता है, ये राय उसके बारे में अगर हो कभी कभी सत्य बोलता है।
कुछ कहेंगे बहुत कम सत्य तो बोलता है मगर बहुत कम सत्य बोलता है, बहुत कम। और कुछ लोग कहेंगे कभी कभी सत्य बोलता है, कभी कभी सत्य बोलता है। ये क्या हुआ 5 पॉइंट स्केल। अगर हमेशा सत्य बोलता है उस प्रश्न से संबंधित तो क्या है, उत्तम माना जाएगा। प्रायः सत्य बोलता है तो ये क्या है, औसत से अच्छा है। कभी कभी सत्य बोलता है, इसको औसत मान लिया जाता है। बहुत कम सत्य बोलता है, ये औसत से नीचे। और कभी कभी सत्य बोलता है, इसे निकृष्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है कि औसत से अच्छा है, कि औसत है कि औसत से खराब है, या उसका खराब व्यक्तित्व है। तो 5 पॉइंट स्केल के माध्यम से क्रम निर्धारण मापनी में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। और इस विधि के प्रतिपादक लुईस थर्स्टन थे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अवलोकन विधि। अवलोकन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन या विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए किसी भी चीज का अवलोकन करना, हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज के बारे में निरीक्षण करते हैं या यूं कहें अवलोकन करते हैं उस चीज का। तो ये कौन सी विधि है, अवलोकन विधि है। ये विधि अब ऐसा तो नहीं है कि आज के समय की विधि हो। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन तो प्राचीन काल से होता रहा है। तो अवलोकन विधि कैसी विधि है, एक प्राचीन विधि है। यानी यह व्यवहार मापन की सबसे प्राचीन विधि अगर कहा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि व्यवहार मापन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अवलोकन विधि व्यवहार मापन की सबसे प्राचीन विधि है। वर्तमान में ये जो अवलोकन विधि है या निरीक्षण विधि है, इसका जो जन्मदाता है वो जेबी वाटसन को माना जाता है। आधुनिक युग में अवलोकन विधि का जो प्रतिपादक है उसके रूप में किसका नाम ध्यान रखना है, जेबी वाटसन आधुनिक युग में अवलोकन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। और वैसे एक जो है प्राचीन विधि मानी जाती है। अब इस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कौन, छोटे छोटे बच्चों के लिए। भाई छोटे छोटे बच्चों को अवलोकन के माध्यम से तो वो कुछ बैठे हैं और कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको बस देखना है अपनी आंखों से, उनकी गतिविधियों को देखना है, उनकी बातों को सुनना है। तो क्या हो रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अवलोकन हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में जानना है, या यूं कहें अपन कि जो कहते हैं जो मानसिक रोगी हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, उनका भी निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उनके बारे में पता चलता है। तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में, मानसिक रोगियों के बारे में, या जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति, तो अनपढ़ व्यक्ति की भी जो क्रियाएं हैं उनका क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा है, मानसिक रोगियों के बारे में, या जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, तो उनका सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है। तो अनपढ़ लोगों के लिए भी जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वह अवलोकन विधि ही है। तो इस विधि का जो प्रयोग है छोटे छोटे बच्चों, मानसिक रोगियों और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यह विधि जो है हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे जिह्वा से हम स्वाद चखते हैं तो वह भी अवलोकन है, कानों से सुन करके, आंखों से देख करके, हैं नाक से सूंघ करके, त्वचा से स्पर्श करके, इस प्रकार से 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम जो ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करते हैं उसे ही हम अवलोकन कहते हैं। तो आधुनिक युग में इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, जेबी वाटसन माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि कौन सी विधि, अंतःदर्शन विधि।
देखिए, हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है इस विधि के जन्मदाता हैं। विलियम वुंट अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट। आपको ध्यान होगा, हम पढ़ चुके इस टॉपिक को, तो हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा 1879 में स्थापित की गई थी। क्या किया गया था वहां पे? चेतना पर प्रयोग किए गए थे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला में चेतना पर प्रयोग किए गए थे। चेतना पर प्रयोग करके किस चीज का पता लगाया गया था? व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, यह व्यक्ति को स्वयं पता लगाना होता। अंतःदर्शन का मतलब क्या है? इस विधि में जो है, ये विधि जो है स्वयं इसका अपने अंदर निरीक्षण करना या अपना आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं का हम कैसा सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? अपने आप के अंदर देखना, अंतःदर्शन, स्वयं के अंदर देखना। तो ये जो विधि है, फिर उसी व्यक्ति से पूछा जाता है आप क्या सोच रहे हैं। तो ये सारे जो प्रयोग हैं वो विलियम वुंट ने किए थे। ये थी आपकी अंतःदर्शन विधि और इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट। इस विधि के बारे में कौन प्रश्न आता है कि इस विधि का दर्शन किसने दिया? तो अंतःदर्शन जो विधि है उसका दर्शन या उसके बारे में सोचा सर्वप्रथम किसने? तो वो दार्शनिक थे जॉन लॉक। तो दो प्रश्न इससे महत्वपूर्ण हो गए। अंतःदर्शन विधि का दर्शन सर्वप्रथम किसने दिया? जॉन लॉक ने। और इस विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। इस विधि में क्या करते हैं? स्वयं का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण इस विधि में करते हैं। और ये विधि जो है 1879 में प्रयोग में लाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आज के लिए लास्ट देखते हैं समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कहीं ना कहीं ये विधि समाज से जुड़ी हुई विधि है। पहले देखते हैं इस विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो जे.एल. मोरेनो इस विधि के प्रतिपादक थे और उन्होंने इस विधि को जो है 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 में इस विधि का प्रादुर्भाव या प्रतिपादन किया गया था जे.एल. मोरेनो के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है या उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना होता है, तो उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। किससे पूछते हैं? समाज के लोगों से, समाज के व्यक्तियों से या समाज के दूसरे जो लोग होते हैं, समाज के दूसरे लोगों से उस व्यक्ति के सामाजिक जीवन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना है तो उस व्यक्ति से ना पूछते हुए उससे जुड़े हुए या वो जिस समाज में रहता है, आसपास के जिन लोगों के बीच वो रहता है, उन लोगों से जो है उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस विधि में किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित सामाजिक प्रश्न दूसरे लोगों से पूछे जाते हों, उस विधि को क्या कहते हैं? समाजमिति विधि कहते हैं। और इस विधि का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जे.एल. मोरेनो ने 1934 में किया था। तो जे.एल. मोरेनो को समाजमिति विधि का जो है प्रतिपादक माना जाता है। तो इस हिसाब से इसका इस विधि का जो गुण है वो क्या है? सामाजिक गुणों के मापन में ये विधि उपयोगी मानी जाएगी। सामाजिक गुणों के मापन में। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न बन जाए कि सामाजिक गुणों के मापन में सर्वप्रमुख उपयोगी विधि या सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए समाजमिति विधि या जे.एल. मोरेनो की समाजमिति विधि। साथियों, आज के लिए इतना ही। अभी व्यक्तित्व मापन की कुछ और विधियां, खासतौर से प्रक्षेपी विधियां, ये टॉपिक अपना रह गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो जो संभावित है कल 15 सितंबर 2020 को अपलोड किया जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आपका जो व्यक्तित्व टॉपिक है उसको पूरा करा दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।